देहात न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं जनार्दन कुमार। बक्सर की धरती पर बहुत ही एक शानदार दमदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन परिषद के बैनर तले बिहार शाखा, और जो कार्यक्रम का मुख्य विषय बिंदु इन लोगों ने रखे हैं, भारतीय स्वतंत्रता के प्रेरणा का स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन शैली पर प्रकाश। उस पर आइए हम लोग जानेंगे कि जो यहाँ पर बुद्धिजीवी गण बैठे हैं, तमाम जगहों से आए हुए हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, और बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीक़ा से इन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया, और सारे मीडिया वाले यहाँ आए, जिसमें से एक मैं भी हूँ, जो आपको लाइव अभी मैं बात कराऊंगा, जानूंगा कि इस कार्यक्रम का क्या औचित्य है और क्या महत्व है, और इस कार्यक्रम मैंने इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले आइए हम भंते जी से जानकारी लेते हैं। आइए थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाइए, इधर आ जाइए। भंते जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम भंते सिद्धार्थ है जी। जी। ये जो कार्यक्रम हुआ, इसका जो है कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। जी जी जी। आपका नाम क्या हुआ भंते जी? शेषनाग मेरा नाम है जी। हाँ, मैं बक्सर जिला का हूँ, जी ग्राम सिसरालपुर सिसराल का रहने वाले हूँ। जी। ये कार्यक्रम जो है जी। बहुत मेरे को अच्छा लगा। जी। हाँ जी। ठीक। बहुत बहुत। आइए और कुछ लोगों से हम लोग जानते हैं कि सर आपका क्या नाम हुआ? जी, सुरेंद्र मौर्य, गाजीपुर की धरती से। जी। तो ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इसमें जो है आपको सबसे माने शानदार बेहतरीन चीज़ क्या लगा? ये बेहतरीन चीज़ मुझको लगा कि ये जो भारत जो अखंड कहलाता है, इसकी प्रेरणा स्रोत कौन है, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। आज उन्हीं की जीवन शैली के बारे में हम लोग यहाँ पर विचार मंथन किए, गोष्ठी किया। और आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर रामाशीष सिंह हुआ। जी। मैं चरित्रवन बक्सर से हूँ। जी। ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। जी। और ये प्रोग्राम एक पूरे दुनिया में जी बहुत बड़ा जो है सो कि प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन शैली पर जो है विषय है, इसमें सर क्या कहना चाहेंगे आप? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय शैली जो है सर, अखंड भारत का जो निर्माण किए थे, जी। वो बहुत ही बेहतरीन रहा और उसका ज़रूरत है सर। बिल्कुल। आइए और कुछ लोगों से हम लोग जानेंगे इस विषय पर जो क्या मत है लोगों का। सर क्या नाम हुआ आपका? विनोद मौर्य, जी। बक्सर से। जी। इस कार्यक्रम में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? अच्छा लगा चंद्रगुप्त मौर्य के सपना का। जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या सपना था? भारत को एकदम शांति व्यवस्था बनाए रखे। जी। और पूछते हैं कुछ लोगों से। सर आपका क्या नाम हुआ? रमना सिंह। जी। कार्यक्रम में कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अरे चंद्रगुप्त के बारे में साकेत जी कुछ बोले, जी। और सब महानुभावों ने कुछ बोला। जी जी हम्म। जी बिल्कुल। और हम लोग विशेष प्रकार से देखे हैं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम लोगों का भिन्न भिन्न तरह का मत है, और दो चार लोग बच रहे हैं जिनसे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं संतोष कुमार मौर्य, जो मध्य विद्यालय छुटका ढकाइच में शिक्षक हूँ। जी। सर ये जो कार्यक्रम है, जिसके आयोजक राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय समिति जो शाखा बिहार के द्वारा आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में जितने भी बुद्धिजीवी अपना विचार दिए हैं, सबसे अच्छा मुझे विचार वह लगा कि पूरे भारतीय इतिहास में इस भारत को अखंड भारत के रूप में बनाने का श्रेय जो चंद्रगुप्त मौर्य का है। उनकी जीवन शैली इतनी अच्छी थी कि पूरे भारतवर्ष को एक अखंड की तरह, एक माला में पिरोने की तरह काम किए थे, जो आज के समय में जो खंडित हो गया है। तो इस खंडित व्यवस्था को देखकर मुझे चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन शैली याद आ रही है कि काश अगर वे होते तो शायद यह भारत खंडित नहीं होता। जी बिल्कुल। और आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। और पुनः क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम अखिलेश कुमार मौर्य हुआ। जी जी। ये आज के कार्यक्रम से सर क्या आपको जानकारी और विशेष महत्व समझ में? हाँ, आज के कार्यक्रम से हमें यही मैंने सुनने को मिला, चाहे अच्छा लगा जो भी, कि जो हम लोगों का आज के दौर में
दिशा और दशा माने खराब हुई है, तो उसको कैसे सुधारा जाए और सुधारने में चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने क्या उस समय भूमिका उन्होंने निभाया था जो इतना वो कर पाए। जी, मैंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए। हाँ, उतना वो कर पाए, तो वही प्रेरणा लेकर आज हम लोग भी करने की प्रयास करें, जो हम लोग का वो दिशा और दशा हम लोगों का सुधार सके। क्या लगता है सर कि ये बिल्कुल देश के हित में है? बिल्कुल बिल्कुल देश के हित में है। इससे पुनः भारत विश्वगुरु बन जाएगा इनके विचारधारों से? बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ही सारे नियमों को अपनाकर जो हमारे देश का बना मैंने क्रियाकलाप सारा उन्हीं के आधार पर बना हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, आपने ये बात। सर आपका क्या नाम हुआ? हमारा प्रधान मौर्य नाम है जी। ये कार्यक्रम सर क्या आपके लिए खास लगा? हमारा जिला बक्सर ग्राम मणिया गांव है हमारा। जी हमें यहाँ अच्छा लगा जी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे भारत देश का जो भिन्न भिन्न जगहों में बटे थे उसको मैंने एक संगठित किए, वो अपने जीवन में इतना संघर्ष किए कि हमको उनसे जीवन में जो सीखने का जो है, जो इनसे सीखने का मिलता है। और जो हमारा भारत देश है जो बहुत माने खंड खंड में बटा हुआ है, हर जात धर्म मजहब में बटा हुआ है, अगर उनसे हम कुछ सीख लेंगे तो हमारा भारत फिर वही बन सकता है जो चंद्रगुप्त मौर्य में चंद्रगुप्त के समय था। हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमारा देश सोने की चिड़िया बोलता था। हमारा वही सपना है, हम लोग वही में हम चाहते हैं कि इनका विचार जो है पूरा भारत में, पूरा दुनिया में फैलाएं कि फिर पुनः हमारा देश भारत विश्वगुरु बन सके। बिल्कुल निश्चित तौर पर सर, आप लोग सभी का, हम सभी का सपना अवश्य पूरा होगा। और हम लोग और कुछ लोगों से बात करेंगे। कट करिए। हाँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पिपली बुद्ध विहार में बक्सर इतना शानदार कार्यक्रम और काफ़ी यहाँ पर माने सांस्कृतिक कार्यक्रम, भिन्न भिन्न विद्वान अपने अपने मत और विचार रखें। आइए हम लोग कुछ विशेष खास तरह के जो यहाँ के जो वक्तागण थे उन लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो आज का जो कार्यक्रम रहा इसका क्या औचित्य और क्या ये रहा। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तत्यम्पी साके है जी। तो सर हमने आपका कार्यक्रम में मैंने देखा कि सर आप बार बार कह रहे थे कि ये जो आपका जो है आपने कहा था कि यहाँ बता रहे थे ना सारनाथ, और मिनी सारनाथ की बात कर रहे थे, और एक और यहाँ पर बक्सर जिला का जो है मिनी काशी। हाँ, मिनी काशी। तो मिनी काशी और मिनी सारनाथ का सर आपने कहा था, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भारतवर्ष का जो सांस्कृतिक विरासत है जी, उसका उद्भव पूरे भारतवर्ष का, सिर्फ भारत का नहीं, तो पूरे भारतवर्ष का सांस्कृतिक विरासत का जो उद्भव है वो सारनाथ से होता है। और सारनाथ ऐतिहासिक रूप से होता है, लेकिन एक पौराणिक रूप से काशी का भी नाम आता है। तो दो संस्कृतियों का नहीं, विभिन्न संस्कृतियों का उद्गम सारनाथ और काशी रहा है। तो जो काशी से जो भी प्रकाश निकलता है उसका सबसे पहला प्रकाश आता है इस बक्सर में, इसलिए बक्सर को भी मिनी काशी और मिनी सारनाथ आदिकाल से ही कहा जाता रहा है। आज थोड़ा लोग उस शब्द को भूल गए हैं, तो मिनी काशी को तो थोड़ा लोग याद कर लेते हैं कि बक्सर को मिनी काशी के रूप में जाना जाता है, लेकिन मिनी सारनाथ को लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि मिनी सारनाथ और मिनी काशी है जो बक्सर की धरती है। तो सर ये जो बैनर पर अभी हम लोगों ने देखा कि ये लिखा हुआ है सर कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रेरणा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन शैली। तो ये स्वतंत्रता जो बात है ये तो अंग्रेज के गुलाम के बाद ये हुआ, और ये प्रेरणा स्रोत कैसे हुए सर चंद्रगुप्त मौर्य? ऐसा है कि ये तो इतिहासकार अपना विभिन्न प्रकार के मत देते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकारों का एक दुर्भाग्य रहा है भारत के लिए कि वो जिस वंश संप्रदाय में पैदा होते हैं ना उसी का अनुरूप थोड़ा थोड़ा वो लोग रेखांकन करते हैं, लेकिन निष्पक्ष रहकर वो लोग रेखांकन नहीं करते हैं। जब अंग्रेज़ों के कार्यों से यहाँ के लोगों को मन में मानसिक पीड़ा होने लगी तो यहाँ के लोग स्वतंत्रता होने के लिए छटपटाने लगे। विभिन्न समूह, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न राजे राजवाड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का मन मिजाज बना रहे थे, लेकिन इन लोगों में भी कोई एकरूपता नहीं आती थी। कोई अपने स्वार्थ में, कोई अपने स्वार्थ में, इस तरह लोग विखंडित थे। तो उस समय क्या हुआ कि राजस्थान का जो जयपुर घराना है, जयपुर घराना ने इस चीज़ पर सोचने समझने का कोशिश किया कि आखिर हमारे देश के अंदर
ये एकरूपता कैसे आएगी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग एक मंच पर आ जाएं, तो वहाँ से एक प्रकार का एक कोई व्यक्ति रहा होगा, मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये अनुभव होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, न किसी पुस्तक और किताब के माध्यम से, नहीं न शिलालेख और पुरालेख के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं विचार जब उद्भव होने लगा तो भारत के कवियों ने उस चीज़ को पहले पकड़ा, अनुभूति प्राप्त की, और उन लोगों ने ऐसा किया कि उन लोगों ने खोजते खोजते, चूँकि साहित्यकारों का काम होता है खोजना, तो उन्होंने खोजते खोजते पा लिया कल्पना से कि चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसा शख्स है जो विदेशी दास्ता के खिलाफ लड़ा है, अब पूरे देश के लिए लड़ा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा है। और चंद्रगुप्त मौर्य विभिन्न संस्कृतियों को मिलाते हुए कम संसाधनों में अत्याचारी शासक घानानंद का तख्ता पलटा, तो अंग्रेजों को भी अगर यहाँ से भगाना होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन शैली, माने उसके काम करने के तरीक़ों के आधार पर ही हम लोग देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो उन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया, और कवियों ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कविता लिख कर जनमानस में प्रचार करना शुरू किया, जिसके चलते अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी होने लगी, चंद्रगुप्त से परेशानी होने लगी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य विदेशी दास्ता के खिलाफ लड़ता था। तो इस परिस्थिति में यहाँ के स्वतंत्रता प्रेमियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना प्रतीक बनाया और उसे साहस प्राप्त किया, और उसी के सहारे विभिन्न प्रकार के जो आज़ादी के दीवाने थे चंद्रगुप्त मौर्य को नायक मानने लगे। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि बहादुर शाह जफर भी कहा है कि हमको आप लोग नेतृत्व देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका प्रेरणा स्रोत हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ही है। लेकिन देश आज़ाद हुआ, परिस्थितियाँ का बदली, कौन ऐसी घटनाएं घटी कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक न बनाकर उसको नहीं बनाया गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेकिन उसको अन्य प्रकार का सम्मान भी तो मिलना चाहिए ना, वो भी नहीं मिला। खैर ठीक है, आज फिर ज़रूरत आ गई है, भारत पर संकट आ गया है, भारत विखंडन के कगार पर पहुंच रहा है, विभिन्न विघटनवादी शक्तियां अपना रूप दिखा रही है, तो आज फिर आवश्यकता आ गई है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यशैली को और उसी के लेकर ताकि लोग इसके बारे में चिंतन मनन करें। इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन की शुरुआत की गई है। भारत तो सर देखा जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि पूरा अलग अलग विचारधाराओं में बटा हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि खंड खंड बट जाएगा भारत, और तमाम तरह के आप अलग अलग राज्यों में जाने पर कई बार देखने को मिलता है कि ये उस राज्य के हैं, भगाओ, ये करो। तो ये सब ये चंद्रगुप्त मौर्य की विचारधारा को लेकर चलने से क्या पुनः भारत विश्वगुरु बन सकता है क्या? हम चंद्रगुप्त मौर्य की विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का अपना कोई व्यक्तिगत विचार रहा होगा, लेकिन देश को एक कैसे किया जाएगा, बिखरी हुई शक्तियों को कैसे एक जगह लाया जाएगा, उन्होंने भौगोलिक परिवेश का अध्ययन किया। आज जिस इलाके में जो समस्या थी, जिन लोगों को जो समस्या थी, उस समस्या को कैसे हल किया जाएगा, उसका हल खोजा और सब लोगों को एक साथ लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्ति किया। तो विचार शैली एक अलग होती है कि फलाने के विचार से क्या देश का विकास हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमारा विचार, हम शाकाहारी हैं तो हम क्या कहते हैं कि पूरा देश शाकाहारी हो जाए, या कोई मांसाहारी है तो उसका देखा देखी हम मांस खाने लगें। तो महापुरुषों का भी अपना एक व्यक्तिगत विचार होता है, और उसके व्यक्तिगत विचारों से इधर एक सामूहिक और विचार होता है, और सामूहिक विचार वो होता है कि सब लोगों को कष्टों का निवारण कैसे किया जाएगा, जो आज वर्तमान में समस्या है उसका हल कैसे किया जाएगा, उसका जो चित्रण करता है वही नायक बनता है। तो विचार अलग विचार, किसी का विचार नायक नहीं बनाता है, उसकी कार्यशैली नायक बनाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी आप लोगों ने एक मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, जिसमें आपका जो है गणपति विनायक करके आप लोग ऐसा कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि पुनः एक बार मंत्र का उच्चारण हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँच पाए, और इसका क्या मतलब है, क्या मायने निकाला जाए। लेकिन ये तो पहले से ही हमारे जन जन में, जनमानस में स्थापित है, और हम घर घर में इसका पूजा अर्चना करते रहे हैं, और जो है सिद्धि विनायक और जो है इस तरह का गणपति बाबा मोरया, तो ये बड़ा प्रचलित है, तो घर घर में है। हाँ, ये बात सही है कि ये घर घर में है। तो कोई वस्तु घर में ही रहती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता है। जैसे फल तो काफ़ी पहले से गिरता था, लेकिन न्यूटन नहीं देखा कि नीचे आ रहा है तो सोच ले कि ऊपर क्यों नहीं गया। तो गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार तो न्यूटन किया, तो क्या उससे पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था? तो वैसे ही मंत्र काफ़ी पहले से चला आ रहा है। थोड़ा ध्यान दिलाने के लिए हम इसको थोड़ा इस पर चिंतन मन, जरा मंत्र का जरा फिर से हमारे चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि कुछ लोग ओम गण गणपतये नमो नमः,
ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। राष्ट्र विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वाह, क्या बात है सर। और एक चीज़ और देखना है, बैनर पर जो बना हुआ है सर कि जग में प्रिय दो ही नाम, और बुद्ध कहो चाहे पंचोराम, इसका क्या अर्थ है? और बड़ा माने अच्छा लग रहा है सुनने में, देख के पढ़ने में, और काफ़ी लोगों ने सराहना किया इस पर। भारतीय जनमानस की जो परंपरा रही है सदियों से, सहज मार्ग और सुलभ वचन, तो भारतीय जनमानस में ये बहुत अच्छा लोगों के ध्यान में रहा है। राम तो काफ़ी पहले से रहे हैं, राम बीच में थोड़ा, बुद्ध बीच में थोड़ा लुप्त हो गए थे। हम लोग ना पढ़ते हैं किताब में कि लुप्त हो जाना, तो लुप्त हो गए थे, लेकिन फिर अब आ गए हैं। तो सोचा गया कि भाई राम के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन राम का भी बहुत बड़ा चीज़ है। राम शब्द के ऊपर अगर विश्लेषित किया जाए तो व्याकरण के दृष्टिकोण से, साहित्य के दृष्टिकोण से, पूरा लेख के दृष्टिकोण से, तो राम है जो एक सत्य चीज़ है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि सासाराम है, तो सासाराम तो एक स्थान का सूचक हुआ, सासाराम। अशोकाराम, सासाराम तो मुस्लिम वर्ग का क्या नाम ये रखा हुआ है? सासाराम बुद्ध काल से भी पहले का ऐतिहासिक स्थल है, और वहाँ पर बौद्धकालीन बहुत से अवशेष वहाँ पर भी है, बुद्ध काल से भी पहले का है। हम सासाराम के पहाड़ी में गए हैं, वहाँ पे एक रौजा बना है जिसको लोग मिनी मक्का मदीना कहते हैं, लेकिन मिनी मक्का मदीना है या कि पंचो राम, राम जग में प्रिय दो ही नाम, बुद्ध कहो चाहे पंचो राम, यानी कि राम एक मर्यादित शब्द है। राम एक मर्यादित शब्द है, और दोनों को मानने वाले लोग हैं, हम माने या न माने, लेकिन राम को मानने वाले करोड़ों अनुयायी है, आस्था के विषय है। साहित्य भी कहता है कि राम और जो बुद्ध हैं जो राम हैं। अब कैसे हैं ये तो थोड़ा आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जब हम लोग बैठेंगे तो इस पर गहन विचार विमर्श होगा, तो बातें स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल सर, आपकी बातों से बिल्कुल लग रहा है कि भारत में एक बहुत नया दृश्य पैदा होने वाला है, क्योंकि ये एकजुटता में ही शक्ति होती है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमारे घर पर चाहे अगल बगल में भी जब हम लोग बोलते हैं सुबह में नहाते वक्त कि जग में प्रिय दो ही नाम, बुद्ध कहो चाहे पंचो राम, तो दूसरे लोग भी सुन कर बड़ा आनंदित हो रहे हैं। ये आप लोग तो बड़ा अच्छा फार्मूला खोज लिए भाई। अभी तक से आप लोग विरोधी भूमिका में थे, अब आप लोग रचनात्मक भूमिका में आ गए हैं। मौका कहीं भी है, ये भारत की संस्कृति रही है, और अच्छा भी लग रहा है। पानी गिरता है देही पर तो बस कहो जग में प्रिय दो ही नाम, बुद्ध कहो चाहे पंचो राम। बुद्ध का क्या विचार था, राम का क्या विचार था, और दोनों के विचार कुछ भी हो, भारतीय लोगों का क्या विचार होना चाहिए। भारतीय संस्कृति समन्वय परिषद का यही मुख्य उद्देश्य है कि महापुरुषों का विचार कुछ हो सकता है, लेकिन भारतीय लोगों का विचार क्या है, यहाँ के लोगों का, ये भारतीय संस्कृति का वही एक आधार है जिस आधार पर तमाम महापुरुषों के विचार आकर एक जगह मिल जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि जग में प्रिय दो ही नाम, बुद्ध कहो चाहे पंचो राम। तो सर ये कार्यक्रम जो है, और इसको जो है आप लोग किस दिशा में और कैसे इसको विस्तारित करेंगे राष्ट्र हित में, देश हित में? हमारा भारत की एक परंपरा रही है कि घर स्तर पर भी जब हम लोग कोई काम करते थे तो अपने कुल खानदान दर दियाद को बुला लेते थे। गांव में कार्यक्रम करना होता तो पूरे गांव के लोगों को हम लोग बुलाते थे। तो इसी तरह से इस देश में कोई काम करना है, और हमारे देश के लोग अलग अलग धाराओं में, अलग अलग विचारों में, अलग अलग कुनबों में बांटते जा रहे हैं। देखिए रहे हैं, जुलूस निकलता है रामनवमी का तो कोई पत्थरबाजी करता है, तो कोई औरंगाबाजी करता है। अभी तो कार्यक्रम आपके देखिए कि अमित शाह का रद्द हो गया वहाँ पर सासाराम में, फिर आपका जो है बासरीगंज में वहाँ पर भी पूरा ये है। हाँ, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई हर संस्कृति, हर धर्म के लोग एक जगह बैठकर अपने अपने धर्म की अच्छाइयों को कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम अगर सिख धर्म को मानते हैं
तो हमको जैन धर्म के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, बौद्ध संस्कृति के बारे में उतनी तो जानकारी है ही नहीं। तो कौन ऐसा स्थान है जहाँ पर कि हमारे बौद्ध धर्म के धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, जैन धर्म में सिख धर्म के धर्मगुरु, मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु आकर अपने धर्म का अच्छाई हमको बताएं? ऐसा कोई प्लेटफार्म इस देश में नहीं है। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय परिषद के सहारे इन तमाम धर्म गुरुओं को एक जगह पर लाना और कैसे देश में अमन शांति कायम रहे उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, क्या खाना होगा, कैसे रहना होगा, कैसे बोलना होगा, उन लोगों से हम लोग पूछेंगे ताकि हम लोगों के बीच में कोई वैमनस्यता की भावना पैदा न हो और हम लोग इस देश को शांति के मार्ग पर चलते हुए विश्व गुरु बनाएं। क्या बात है सर, आपका बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात को रखा। और पुनः जो है मैं जनार्दन कुमार, देहात न्यूज़, बक्सर।